दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल द राइज़ लॉग में, जहाँ पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ और उसके अन्य एग्ज़ामों के आए हुए पिछले साल के सवालों का हम लोग रिवीज़न कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स का भी रिवीज़न करेंगे। तो उसी की कड़ी में आज हमारा है भारत का भूगोल। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या-क्या सवाल हैं। तो पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक की स्थिति में पहला जो उसका टॉपिक है, भारत की स्थिति एवं क्षेत्रफल। भारत मानक मध्याह्न रेखा 82°30' ईस्ट दिशा में है और जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जो कि सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस 12 में है, जबकि दूसरे स्थान पर रूस है। जबकि देखिएगा, रूस देख कर के ऐसे लगता है कि उसमें सर्वाधिक होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस में सर्वाधिक 12 टाइम जोन है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। वो देख के ऐसे लगता है कि रसिया सर्वाधिक टाइम जोन पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है, तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो ये प्रयागराज से गुजरती है। उसी के निकट जो नैनी है वहाँ से गुजरती है। और ये जो बाकी अन्य 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झार जो है, तो उसमें राजस्थान आता है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम से होकर गुजरती है। तो इसके लिए हम एक्रोनिम्स का जो जिक्र किए हैं उसी एक्रोनिम्स के तहत आता है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। भातर लिखा है, भारत होना चाहिए। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश जो है सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश 37.6 नॉर्थ में है। वो देखिएगा 8.4 से 37 मतलब इतने के बीच में है, तो सर्वाधिक यही है वो। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, लेकिन तो ये आपको हर जगह मिल जाता है। भारत के समीपवर्ती देश निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो अक्सर जो हुई है, तो सवाल ईरान से है। तो आप देखिएगा कि भारत और पड़ोसी देश में आप देखिएगा कि अफ़गानिस्तान अक्सर पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। एक अलग बात है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से वो टच होता है, लेकिन याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ तो सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है वो मेघालय की सिक्किम जो है कि इधर नॉर्थ में है। भारत दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा जिन देशों से लगती है वे क्या कहलाते हैं? तो भूटान तथा नेपाल लगते हैं। भारत की पड़ोसी स्थलीय सीमा जो बनाते, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार तो ये हो गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हैं ये, तो ये आप जानते हैं। पर्वत में देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम शिखर कौन सा है? तो वो अनायमुड़ी का है। सह्याद्री को किस रूप से जाना जाता है? तो सह्याद्री को वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली है। जयंतिया कह रहा है कि पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है, पूर्वांचल तो मिजो, नागा, पटकई बूम, जयंतिया, गारो खासी, जयंतिया पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा। पूर्वांचल श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतमाला का पड़ाली का पूर्वी विस्तार है। पूर्वांचल श्रृंखला के अंतर्गत पटकई पहाड़ियाँ, बैरल रेंज, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई, मिजो पहाड़ियाँ और जन्मुई पहाड़ियाँ आती हैं। तो अच्छा, गारो खासी जयंतिया नहीं आता है, हमें लगा कि अच्छा सॉरी गारो खासी जयंतिया जो है कि ये तो इधर का है। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है जिनसे घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है?
तो आप देखिएगा मेघालय हिमालय, पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय है, मेघालय हिमालय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेघालय हिमालय हिमालय का एक भाग नहीं जिसमें घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो ये नदियों के द्वारा जो है सतलुज और सिंधु नदियों के बीच के हिमालय को पंजाब बोलते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच को कुमाऊं बोलते हैं, काली और तीस्ता के बीच को नेपाल बोलते हैं, तीस्ता और धियांग के बीच को असम बोलते हैं, बाकी वो पूर्वांचल। भारत में गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया मेघालय पूर्व में, मेघालय के इलाके में स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा वैली में स्थित है। कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय ही नवीनतम है। सह्याद्री की निरंतरता एक प्रमुख विराम है, कहाँ पर है? पालघाट दर्रा जो है वहाँ से वो टूट जाती है। माउंट गिरनार गुजरात के जिस ज़िले में स्थित है उसको क्या? जूनागढ़ की गिरनार वो एक ही है। चोटी देखते हैं। भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो कंचनजुंगा है। सबसे ज़्यादा तो माउंट एवरेस्ट में केटू गाडविन आस्टीन जो भारत में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद से केटू गाडविन आस्टीन न दिया हो तो कंचनजुंगा है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है सैडल पीक है। जोंगसोंग चोटी कहाँ स्थित है? जोंगसोंग चोटी बहुत होगा तो ये उत्तराखंड और कश्मीर में तो नहीं है, तो ये है सिक्किम में स्थित है। आप प्लेटू देखते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग में कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में है? तो महादेव ने कैमूर सतपुड़ा हिल्स ही है। भारत का सबसे बड़ा भूभाग आकृति विभाजन कौन सा है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पास दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो वो है नाथुला है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की तटरेखा, गोवा के दक्षिणी पश्चिमी तट की पट्टी जिस नाम से जाना जाती है वो है कोंकण तट को बोलते हैं उसको। पूर्वी भाग में निम्नलिखित उत्कल तट उड़ीसा का पूर्वी मैदान बोला जाता है। उत्तरी सरकार गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के तट को बोला जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के बीच को बोला जाता है। इसका एक ऐसे क्रम से याद रखेंगे तो याद रहेगा। मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के निकट स्थित है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय। तो ये होगा मेघालय। देखो देखने में ऐसे लगेगा अरुणाचल प्रदेश नहीं साझा करता, लेकिन उधर से उसका कुछ हिस्सा आकर के साझा कर जाता है। भारतवर्ष की राज्यों में कौन सा राज्य 7 बहनों का एक भाग्य नहीं है? तो उसमें मेघालय नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल है। 7 सिस्टर में मेघालय आता है। कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सामान्य सीमाएं किसके साथ लगती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं जो है कि नेपाल से लगती है। तो नेपाल से जो है कि सीमा बिहार, अच्छा बिहार का और रक्सौल का इलाका तो लगता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार उधर है। तो मेघालय नहीं करेगा क्योंकि मेघालय इधर है। मेघालय से कई सवाल बन रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ना होगा। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय जो है कांवारती में है।
उसकी राजधानी भी वही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों का समूह है? तो 572 द्वीपों का समूह है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से छोटा राज्य, सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा लक्षद्वीप है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है, फिर दादर नागर हवेली दमन दीव है, फिर दिल्ली है, फिर अंडमान निकोबार है। यानी सबसे बड़ा देखा जाए तो अंडमान निकोबार है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय हो गया। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। शायद 9 राज्य हैं क्या? भारत 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो राजस्थान का है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद से मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का है। नहीं सर, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। हाँ, चौथे नंबर पर आ रहा था। चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। भारत की केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि दिया है तो वो होगा। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप तो अंडमान और ये तो ऑप्शन ए ही इसका सही। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये लक्षद्वीप या पुडुचेरी में से कोई एक होगा। लक्षद्वीप है, 91.85% है। क्षेत्रफल की दृष्टि के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम ये पढ़ चुके हैं सवाल। 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। तो 29वें राज्य का नाम तेलंगाना बना था। दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कैपिटल रीजन इसको पूरा नाम बोलते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7 है। अभी 8 थे ना। वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जबकि प्रारंभ से शुरुआत करते समय भारत में नवोदित राज्यों का सृजन का सही क्रम है। ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा तंग करता है, इसको मैं बार बार भूल जाता हूँ। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। मानव निर्मित झील कोडाई कनाल झील कहाँ स्थित है? मानव निर्मित झील कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से कौन सी लगून झील है? तो इसमें से कयाल लगून झील है। पुष्कर नहीं है, पयांग लेक नहीं है, चंदूरी असम की वो भी नहीं है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आती है? तो फुलहर झील जो है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में आती है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा, सुल्तानपुर, कोटला, बड़खल झील है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सतरंगा, बूढ़ापार झील, दलपत झील, सागर झील। अलियार, ईसापुर, कांसावती के नाम से जाने जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? जलाशय हैं। सांभर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है? तो नमक की उपज के लिए जानी जाती है। वाटरफॉल्स निम्नलिखित में भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। अब भारत का अपवाह तंत्र में पहली जो नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और भारत में किस ज़िले से प्रवेश करती है? तो वो है लद्दाख ज़िले से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट
चेमांगयुंगडोंग ग्लेशियर यानी बोखरचू हिमनद से निकलती है, या मतलब चेमांगयुंगडोंग लिखा ग्लेशियर लिखा रहे या बोखरचू ग्लेशियर लिखा रहे, वो दोनों एक ही नाम है। यह हिमानी नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर लद्दाख में डमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख को दो जिले लेह एवं कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाकिस्तान अधिकृत पीओके में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सतलज, श्योक, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, कुर्रम, जास्कर, द्रास, गोमल, काबुल इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंततः कहाँ पहुँच जाती है, तो यह अरब सागर में गिरती है। सीधी बात है, यह दक्षिण की ओर बहती है, तो वो मतलब इसका सीधा सवाल है कि किस नदी में गिरती है, तो किस समुद्र में गिरती है, तो वो अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो वो गंडक नहीं है। गंडक इधर गंगा की सहायक नदी है। जास्कर, नुब्रा, श्योक है, तो उसकी सहायक नदी आप पढ़ लीजिएगा। कौन सी नदी श्रीनगर से होकर बहती है, तो कौन सी नदी झेलम श्रीनगर से होकर बहती है। जम्मू कश्मीर नगर श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा है। ये याद रखना, ये फैक्ट ये पूछ लेता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित वेरीनाग झील है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर ही स्थित है। ये फैक्ट सारे सवाल आते हुए। झेलम नदी चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी की सहायक नदियाँ। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा में प्रवाहित होती है। निम्न में से किस नदी को पूर्वकालिक समग्र में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। पहले झेलम को ही वितस्ता बोला जाता था। हिमालय के वह पश्चिमी शरणस्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदान में प्रवाहित होती है, किस नाम से जाना जाता है, तो वो नंगा पर्वत के आसपास जो है के इलाके हैं। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी नदियों में प्रमुख नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास होता है। यह भारत में हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग नंगा पर्वत से प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका मुहाना अरब सागर में है। इसकी सहायक नदियाँ आपने पढ़ चुका है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, काबुल तथा स्वात है। अब आते हैं हम गंगा नदी, जो सबसे बड़ी नदी है और यही आपको तैयार करना है क्योंकि इससे अधिकांश सवाल आते हैं। निम्न अनुक्रम में कौन सी नदी घाटी जिसका भारत में सबसे ज़्यादा बेसिन है, तो वो है गंगा नदी है। कौन से ग्लेशियर भारतीय नदी से उत्पन्न होती है, तो वो गंगा नदी भाग गंगोत्री से उत्पन्न होती है। सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करता है। ये किस डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा कहाँ गया, गंगा डेल्टा, गंगा गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। हुगली नदी किसकी एक भुजा है, तो ये गंगा की भुजा है, यानी गंगा का वो हिस्सा है। द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में, बंगाल में अवस्थित है। बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद से गंगा नदी को जमुना के नाम से पद्मा के नाम से, हम तो जमुना था, यह बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, पद्मा नहीं, ये जमुना नहीं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, घाघरा, तिप्ती। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो पश्चिम बंगाल में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ठीक है, उसको पद्मा या गंगा को पद्मा और वो बांग्लादेश को जमुना बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तो वो ब्रह्मपुत्र है, याद रखना। प्रायद्वीपी भारत की नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी फेमस है, तो गोदावरी है, साउथ की गंगा बोलते हैं इसको। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये सवाल भी याद रखना, ये सवाल आ सकता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ पश्चिम किनारे पर कौन सी नदी निकलती है, तो वो है नर्मदा नदी।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में उसका उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आप सभी को पता है कि नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। ये गुजरात से ऊँची भड़ौत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अन्य प्रमुख नदियों के बारे में आप जरा देख लीजिए। माही नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा हो गया, माही हो गया, और एक दो और नदी है जो अरब सागर में गिरती है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो वो है चिनाब नदी पर, अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे रेल ब्रिज नदी तल से इसकी 359 मीटर ऊंचाई है। बिहार के शोक कोसी नदी को बोलते हैं। गोवा की दो प्रमुख नदियों में से एक मांडवी है, दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है जुआरी नहीं है, पेनानी है, या कौन सी है? अच्छा, जुआरी ही, कोई जुआरी ही बोलते हैं उसको। विश्व में सर्वाधिक विशाल नदी मुख भूमि कहाँ पर है? तो विश्व में गंगा यमुना का नदी मुख भूमि गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक है। जब किसी बहाकर लाएगा अवसाद जमा होते तो उसे डेल्टा का त्रिकोणीय आकृति का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा का बनता है। भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो वो है लूनी। आपने देखा वो गोदावरी सुवर्ण रेखा, लूनी राजस्थान के इलाके में बहती है। वैगही पता नहीं कहाँ पश्चिम की ओर बहती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में जहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में पश्चिमोत्तर भाग में बंजर भूमि विलुप्त हो जाती है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित है। कौन सा सत्य नहीं है? तो यही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये बात हकीकत है। सोन के उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है, ये बात भी सही है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है, ये बात भी सही है। इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित है। नहीं, पेनगंगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल के अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना है, यह बांध प्रदेश के मंदसौर में जिला है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा नींव रखी गई थी, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। इंदिरा गांधी सागर मध्य प्रदेश खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 19 तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा अभिष्ट। क्या है? सही पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो ये कैसे? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के, अच्छा खारगोन नहीं, खांडवा जिला है ये। खारगोन पूछा है, खांडवा जिला है वो। नदियों के किनारे स्थित शहर आगरा किस नदी के? सबको पता है कि यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो वो है लखनऊ। कानपुर है, भागलपुर है, कोलकाता है। वो कौन सा, वो किस पर है? यह गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, गंगा गोमती जो बहती है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, वो गंगा नदी के तट पर है। इनमें से कौन सा भारत का एक महासागर है? तो वो है, इनमें से कौन सा भारत का एक महासागर है? ये क्या है? इनमें से कौन सा भारत का एक अच्छा महानगर है? हम साला क्या दिमाग में चल रहा है? तो वो मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, तो ये सभी हैं। भारत में नदी घाटी परियोजना है। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ अवस्थित है? तो गोविंद बल्लभ सागर कहाँ स्थित है? तो वो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। उसका जलाशय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है।
कह रहा है कि महानदी हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। महानदी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर ही बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर बना है। यूपी का धनौल बांध धनरौल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यूपी का धनरौल बांध घग्घर नदी पर स्थित है। गोविंद सागर जलाशय पंजाब की किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद सागर जल पंजाब के सतलुज पर स्थित है। इसी सतलुज में मार के फेंका गया था जसवंत सिंह खालड़ा को। निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रोजन पावर परियोजना लगाने के लिए प्रस्तावित है? तो ये सिक्किम में है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो तुलबुल झेलम नदी पर है। यह जम्मू कश्मीर के बुलर झील के मुहाने पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? तो कौन सा बांध बना है? मैथल, मुल्ला पेरियार, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है? मुल्ला पेरियार तो नहीं, मैथल नहीं। देखते हैं कौन सा है। तो भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कृष्णा सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कृष्णा सागर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मयूराक्षी परियोजना है? तो वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। खैर कोई बात नहीं, कोई देखने नहीं जा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो वो है जल प्रदूषण कम करना है, विद्युत उत्पादन करना है, बाढ़ नियंत्रण ये भी करना है, आंतरिक नौचालन ये भी करना है। ये जल प्रदूषण को कम करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो ये है माता टीला बांध। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा बांध नदी बांध है? तो वो है हीराकुंड डैम। भारत की जलवायु या वर्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है चेरापूंजी है, मौनिसराम है एक्चुअल में। मानसून पूर्व की ओर जिन बौछारों से जल्दी आम पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। मानसून पूर्व की ओर जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, वो क्या है, पश्चिम बंगाल और असम, केरल और कर्नाटक के इलाके में जो पकते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ है। शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून का बारिश करता है वो क्या है? तो वो है कोरोमंडल तट है। काल बैसाख नामक स्थानिक वर्षा जो आंधी, ओले, तीव्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा भारत की किस प्रांत में होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां पर मानसून की भारी बारिश होती है? तो वो सभी को पता है कि यदि कुछ नहीं दिया है तो वो खासी पहाड़ है। वो पश्चिमी घाट न आप लोग समझ लें, क्योंकि खासी पहाड़ ही मौनिसराम के इलाके में आता है। कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा क्षेत्र नहीं है? तो लेह तो है, पश्चिमी घाट का पवनाभिमुखी वेस्टर्न का है, विंड वर्ड साइड ऑफ पश्चिमी घाट का रहा है, सह्याद्री का पूर्वी भाग नहीं, ये तो है दक्षिण प्लेटो का अंतक, यानी ऑप्शन बी ही है, इसी को हम ढलान क्षेत्र बोलते हैं। भारत में जलवायु और संबंध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है? तो वो है पूर्वी चक्रवात पर निर्भर नहीं है। भारत में जलवायु और संबंध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है? तो यह पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ पर निर्भर नहीं है। निम्नलिखित हिमालय में से कौन सा वृष्टि छाया क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो है लद्दाख है।
दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? अत्यंतिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, दक्षिण भारत में नहीं। तापमान की वार्षिक परिसर रेंज कम है, ये बात सही है। तापमान का दैनिक परिसर रेंज कम है, ये भी सही है। दिन रात बराबर ही होते हैं, पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। अत्यंतिक जलवायु दशा एक्सट्रीम ना, भारत में हम मट्टी की बात कर रहा। उत्तरी मैदान इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ प्रकार का है। यह वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। या यहाँ पहले नदी की बाढ़ आती थी, अब नहीं आती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई जमा की गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे रेगुर कहा जाता है, याद रखना। लेटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मृदा लाल, ईंट जैसी लाल मतलब हो जाती है। काली मृदा में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? तो काली मृदा में जो है कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है? तो एलुवियल सॉइल का निर्माण लाए गए मिट्टियों और अवसादों से होता है। कोई बात नहीं। कपास की उपज किस मृदा में सबसे उत्तम होती है? तो वो है ब्लैक सॉइल की। निम्नलिखित में से वह कौन सी पद्धति है जो मृदा संरक्षण के लिए शुष्क मौसम क्षेत्रों में प्रभावित रहता है? तो ये है आश्रय घेरा, शेल्टर बेल्ट। कौन सी पद्धति है जो मृदा संरक्षण के लिए शुष्क क्षेत्रों में प्रभावित रहता है? तो शुष्क क्षेत्रों में हवा तेज गति से चलती हैं, तो उनसे रक्षा के लिए आश्रय घेरा या शेल्टर बेल्ट नामक एक प्रभावी तरीका है। ये पेड़ या झाड़ियों की श्रृंखला, मतलब एक पेड़ का छोटे छोटे ताकि वहाँ हवा कम लगे, ऐसे झाड़ियाँ बना दी जाती हैं। मान लीजिए कि आपका मिट्टी है, तो ऐसे चारों तरफ आप झाड़ियाँ लगा देंगे इसके ना, छोटे छोटे, तो हवा आएगी तो यहाँ पर इससे टकरा के रुक जाएगी, तो मिट्टी उड़ाकर लेके नहीं जा पाएगी। सैलाइन सॉइल, जिसको लवणीय मृदा कहते हैं, वो उसको कैसे सही किया जा सकता है? तो लीचिंग द्वारा। लवणीय मृदा के सुधार के लिए तीव्र गुजरने की विधि अथवा जल निकास की विधि, जिसे जिप्सम का प्रयोग लीचिंग क्रिया के लिए किया जाता है। अच्छा, हमें लगा केमिकल अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं वो होगा। खैर, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं में सुधार के लिए किया जाता है? तो क्षारीय मृदा। ये बहन चोद, अभी यहाँ लिख रहा है कि जिप्सम का प्रयोग लीचिंग क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, लवणीय मृदा, जिप्सम का प्रयोग, अब कि जल निकास की लीचिंग विधि के लिए। फिर कह रहा है जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है? तो शैलाइन सॉइल हम लिखे हैं, तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका आंसर बी दे दिया है। तो खैर, हम इन दोनों सवालों का हम उत्तर बाद में देखेंगे, जो कोई ऑथेंटिक स्रोत है उनसे वेरीफाई करेंगे। हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का उदाहरण क्या है? घास स्थलीय मिट्टी है। मृदा संरक्षण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम करने वाला माना जाता है? फसल चक्रानुक्रम पद्धति। कपास के लिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, यही इसका आंसर है। मृदा अम्लता सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका में चूना पत्थर का। क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लोम मिट्टी किस प्रकार के बराबर होता है? लोम, जनरल इज द रूल लोम सॉइल वुड कंसिस्ट इक्वल टू द बालू, गाद और सिल्ट और क्ले की बराबर भाग होता है, जिसको लोम सॉइल कहते हैं। डोलोमाइट पाउडर का प्रयोग कुछ कृषि भूमि पर की जाती है। इसके प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मृदा की पीएच में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? तो ये है कॉलुवियम सॉइल, मिश्रोढ़क मृदा। क्या है ये? मिश्रोढ़क मृदा ढीले असंगठित तलछट जो किसी पहाड़ी के स्लोप पर जमा कर दिए जाते हैं। इस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। मृदा में उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी की मदद। अच्छा,
ये सवाल पहली बार सुना। पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका मुख्य कारण है अति चराई है पंजाब और नहीं अति सिंचाई है। बाकी वो कहीं जो उधर के हैं तो वो उसमें अति ओवर ग्रेजिंग होता है। मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? वनस्पति को हटाकर नहीं, जंतुओं द्वारा अतिचारण से नहीं, अत्यधिक वृक्षों के रोपण द्वारा ठीक है, जंतुओं अधिक जंतु उत्पन्न करके ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। भारत की वनस्पतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रता दलदली और नदीमुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है? तो वो है मैंग्रोव मिट्टी। वो हर जगह वो इन क्षेत्रों में उगती है, इन कंडीशन में। जम्मू और कश्मीर किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो वो एमपी है शायद। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। इनमें से कौन सा वृक्ष पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाटों के ढलान पर पाए जाते हैं? तो सहतूत, मलबरी जिसको बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं। रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है? तो रबड़ जो है कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य कौन सा है जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? तो वह है जो है राजस्थान है। उसमें कितना है? हरियाणा राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्रफल आता है जिसका वन क्षेत्रफल 1603 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.63 है। यहाँ पर लड़कियाँ भी कम है और जंगल भी कम है, याद रखना। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल अभी कितना है? 24.62। वह कौन सा प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो किसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में विकसित होता है? तो वो क्या है? शीशम है। बाकी साल, टीक, रोजवुड, महोगनी तो ये तो सब जो है कि ज़्यादा वर्षा वन में उगते हैं। व्यावसायिक पौधा है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में विकसित होता है तो वो शीशम ही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वो एमपी में। फिर से सवाल रिपीट हो रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है? गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो झारखंड में नहीं है। बाकी सब समुद्र तटीय देश हैं तो राज्य हैं तो वहाँ पर है। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टीक जो है जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। साल टीक ये पर्वतीय वन है, सही बात है। रेड सीडर तेलंगाना में, तो ये एक तरीके से चंदन के आस जैसा दिखता है तो वो भी है। शहतूत पंजाब में नहीं, शहतूत जो है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में उगता है तो यही ऑप्शन इसका गलत है। सुंदरी सही सुमेलित है। शहतूत पंजाब में उगता है। सॉरी शहतूत पंजाब में उगता है। टीक मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में है। रेड सीडर असम में है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में है। देख रहे हो, आप क्वेश्चन को चूतिए की तरफ पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। इंडियन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, भारतीय कृषि और पशुपालन। कितना टाइम हो गया? अच्छा, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो वो दशहरी है। उत्तर प्रदेश में दशहरी, मुंबई में अल्फांसो, बेंगलुरु में बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा, बिहार भागलपुर में जर्दालू आम। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद में होता है। कौन सा राज्य भारत में मकई के सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो मकई का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मक्के का उत्पादन होता है। मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षों की छाया में उगाया जाता है? तो
अच्छा, निम्नलिखित में से किसे प्रायः वृक्षों की छाया में उगाया जाता है? तो वो कॉफ़ी उगाई जाती है। ब्लैक पेपर काली मिर्च क्या है? ब्लैक पेपर काली मिर्च वृक्ष का बीज है, बांस का फल है, एक वर्षीय फसल का बीज है, एक बेल है। तो एक वृक्ष का एक बेल है, फ्रूट्स ऑफ क्लाइंबर है। हकीकत तो ये है कि ऑप्शन डी काफ़ी करीब है, लेकिन खैर चूतिया हैं तो ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो वो है सीढ़ीदार कृषि। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्लैश और बर्न कृषि ए को जो है कि हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि के नाम से। ए का 3 मिलाइएगा तो बी और सी ऑप्शन में कट जाते हैं और बी का 4 है ही, बी का 4 है ही। निर्वाह कृषि, कृषक के परिवार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि है, बी का 4 है ही। अब देखते हैं, एक वृहद क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जाती है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल क्या है? वाणिज्यिक फसल बोलते हैं उसको। एक वृहद क्षेत्र में, हाँ तो ठीक तो है। क्या है ये? सी का 2 हो गया, सी का 2 हो गया, सी का 2 है तो ऑप्शन यही है। एक वृहद क्षेत्र में एकल उगाई गई फसल को रोपड़ कृषि भी कहते हैं। खरीफ की फसल बोने का समय क्या है? तो खरीफ का फसल जून जुलाई बोने का समय है इसका। निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? चावल है, सोयाबीन, मक्का, बाप रे सोयाबीन को नहीं है। ट्रेसिंग क्या है? ट्रेसिंग किसका संबंध है? तो ट्रेसिंग गन्ने से संबंधित है। टमाटर की फ्लोर सौर किस्में लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि पारीगिलक्लेक्टोनेज कम मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली की खेती करने के लिए कौन से संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो उसके जो है फास्टोबैक्टीरिया के संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए। फास्टोबैक्टीरिया का अर्थ है फास्फेट घोलने में सक्षम माइक्रोबियल इनोकुलेट। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ फास्टोबैक्टीरिया का प्रयोग फसलों की वृद्धि का उपज 30% तक बढ़ जाता है। अल्फांसो आम की किस्म प्रमुखतः किस राज्य में पाई जाती है? तो अल्फांसो आपने देखा था, महाराष्ट्र में अल्फांसो बोलते हैं। भारत की किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो है पंजाब में लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। फसल चक्रानुसार मुख्यतः मदद करता है क्या? मिट्टी की उर्वरता को, परजीवी को नष्ट करना कोई ज़रूरत नहीं है, मिट्टी की उर्वरता को सुधारना यही सही है। पौधों से ज़्यादा किस्म के उत्पन्न होते हैं ना। प्रमाणित बीजों को चिन्हित रंग क्या होता है? तो वो ब्लू होता है। निम्नलिखित में से किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है? तो ये है इलायची को मसालों की रानी, क्योंकि इसकी बेहतरीन सुगंध की वजह से। जबकि मसालों की राजा काली मिर्च को बोला जाता है उसके मतलब झन्नाटेदार स्वाद के लिए। कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है कर्नाटक। शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाने वाला है? तो शकर खाद है, तो ये एक अपस्थानिक जड़ है। कपास फसल कहाँ फलती है? तो काली मृदा में मिलती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट स्टेटमेंट जानना चाह रहा है कि गेहूं एक खरीफ फसल है। नहीं, खरीफ नहीं, एक रबी की फसल है। पहला ही गलत है। ठीक है, खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में बोई जाती नहीं, जून जुलाई में बोई जाती है, ये भी गलत है। रबी फसल अप्रैल और जून में बोई जाती नहीं, ये ठंडी में बोई जाने वाली फसल है। जायद मौसम गर्मी के महीनों की एक छोटी सी अवधि, यही वो सही है। इसी में जो है कि तरबूज खरबूज वगैरह जो छोटे से हिस्से 1.5-2 महीने के लिए आता है ना, वही वो हिस्सा है।
झूम कृषि पद्धति कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती नहीं है, हिमाचल प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में, तो ये मणिपुर में होती है, नॉर्थ ईस्ट में वो स्लैश एंड बर्न कृषि होती है। मणिपुर, सिक्किम, असम आदि में होता है। इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं कि वहाँ जो लोग जला उला के जंगल ज़मीन साफ़ करते हैं, वहाँ खेती करते, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ जब उर्वरता बढ़ती फिर वापस आके खेती करते हैं। कौन सा राज्य दालों की सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वह एमपी ही है, हर प्रकार के दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है? तो अरहर करती है, राजमा नहीं करता है, मूंगफली करती है, क्लस्टर बीन करता है, राजमा नहीं करता। हमने मूंगफली को देखा था फास्फोरस के लिए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी उसमें हो रहा था। तो राजमा नहीं करता है जो वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन, जबकि गोड़गम, क्लस्टर बीन और अरहर फसलें वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, धान, सोरघम, ये चना नहीं है। चना जो है ठंडी में बोया जाता है, जिसको रबी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जूट पश्चिम बंगाल का उत्पादक सबसे ज़्यादा राज्य है। आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री क्या है? तो वो है बीज रोपण, ट्रू सीड के रूप में। आलू की रोपण के लिए प्रयुक्त बीज रूप में ट्रू सीड है। यार चूती। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है मोनोकल्चर। भारत में मिथाइल पैराथियान कार्बोफ्यूरन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है कृषि कीटनाशक। निम्नलिखित में से किसे ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? तो वो है ज्वार को। केचुए का काम क्या है? तो केचुए का काम है पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते। बिल्कुल नहीं। मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। बिल्कुल सही है। खेती को अनुपयोगी बनाते हैं। नहीं। मिट्टी की ऊपरी परतों में पानी रोकने में नहीं, वो तो और अंदर जाने के लिए करते हैं। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। खैर, ये सब जो सवाल हैं, ये सब सवाल आप देखिएगा, जो ये लेटेस्ट आंकड़ों पर उत्पादन होता है। छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए हम किसका है? वो बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, ये सही है। इंडो गंगा मैदान में मक्का किस महीने में होता है? तो इंडो गंगा मैदान में मक्का जो है मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये तो सब जगह होता है भाई, हर महीने में होता है। साधारणतः मक्का वर्ष भर बोई जाने वाला, लेकिन इंडो गंगा जून जुलाई में होता है। निम्नलिखित में से किसे सेट तरीके से रेंटोइंग पूर्व मूल्यांकन द्वारा लगाया जाता है? तो वो है सुगरकेन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? पश्चिमी यानी गेहूं, चावल, मक्का नहीं, मक्का, आलू, गेहूं जो है सबसे उपयुक्त है। भारत में संपूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम था, बहुत पुराना है ये। वह फसल कौन सी है जो भारत में प्रोटीन कुपोषण की समस्या सुलझा सकती है? तो वो है, क्या है वो है दालें और मिलेट। ऐसी कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या वास्तविक बीज से उगाई जा सकती है? तो आलू है। आलू को ही काट के हम लोग उगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल नहीं है तो क्या है? बाजरा, कपास है, केला है, गन्ना है, बाजरा नहीं है। उस फूल का नाम बताइए जिसमें भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है? तो वो गुलाब है। रागी क्या है? रागी एक मोटा अनाज है। अच्छा, वो सीरियल, वो अनाज है, मोटे अनाज बोले जाते हैं। कृषि में बीज ड्रेसिंग क्या होती है? खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार, बीज को भूसे से अलग करना। शायद यही बी ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन अच्छा। उपचार आम तरीका या तो मिश्रण, लुगदी, तरल, घरेलू, गीले उपकरण में उपचारित करना। यह विधि बीज को खराब होने से रोकने के लिए भंडारण का रासायनिक उपचार है। चलिए ठीक है।
शून्य जुताई खेती का मुख्य लाभ क्या है? इससे पानी की ज़रूरत कम लगती है, मृदा की टूट फूट कम होती है, बल्कि मिट्टी का कटाव, फसल की अवधि और सिलाई की आवश्यकता भी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आंध्र प्रदेश। बी सिंघाड़ा। करेवस में कौन सी खेती फसल की नहीं की जाती जो जलाशयों के बीच चिकनी बलुई मिट्टी, गोंद और कंकर के होने पर होती है? तो वो है सिंघाड़ा। मतलब पानी में करने वाली कौन सी खेती है? तो सिंघाड़ा। करेवा कश्मीर की प्राचीन उठी हुई टेबल लैंड है। इसकी नरम मिट्टी अखरोट, केसर, सेब व बादाम। अच्छा, ये जो करेवा की बात कर रहा है, कौन सी फसल नहीं की जा सकती है? तो ये सिंघाड़ा है, ये क्योंकि ये पानी में उगाया जाता है। कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत से कॉफ़ी का 70% अकेले स्वयं उत्पादन करता है? तो वो कर्नाटक है। वह कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः संग्रहण नहीं करती है? तो वो अरहर है। वह कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः ग्रहण नहीं करती है? तो वो अरहर है। एनआरसी निम्नलिखित में से भारत में किस संकर फसल का निरूपण करता है? तो एनआरसी HB 506 किसको बोलते हैं? तो ये है हाइब्रिड संकर मक्का को बोलते नहीं, हाइब्रिड संकर सरसों को बोलते हैं। भारत की निम्न फसलों को देखिए: लोबिया, हरी दाल, अरहर। उपयुक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो लोबिया सभी को किया जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूँ और सरसों एक साथ बोया जा सकता है। चावल गन्ना एक साथ नहीं बोया जा सकता है। टमाटर और प्याज एक साथ नहीं बोया जाता है। चावल और टमाटर एक साथ नहीं बोया जाता है। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ किया जाता है। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? तो वो है राजस्थान में। ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जूट की खेती जो है कि गंगा नदी डेल्टा में पाई जाती है। कौन सा राज्य किसान के वर्ष में 3 बार धान की उपज देते हैं? तो ये जो है कि असम ही है। बाकी पंजाब, हरियाणा, जहाँ क्लियर कट मौसम एक्सट्रीम होता है, वहाँ पर आपको इसे देखने को मिलता नहीं है। वो फसल जो मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक है, वो क्या है? मटर ही है। मटर वो बजड़ी बजड़ा तो है नहीं, sorghum है नहीं, कपास है नहीं, तो वो बजड़ा ही है, नहीं मटर ही है, क्योंकि वही दलहनी फसल है, फिक्सेशन वही करेगी। कौन सी हरी खाद नहीं है? सन गंजा है, ये है। गुड़गम, क्लस्टर बीन्स, ये भी है। मैक्सिकन पोपी नहीं है, ढांचा, ये भी है। तो हम जो है मैक्सिकन पोपी के बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो हम इसी को उत्तर मारेंगे। टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अपर्याप्त ऊपर स्तरीय भूजल, या जो है कि अभेद सतह अवसाद के साथ चट्टानी। सी लहरदार भूभाग मानव निर्मित टैंक वर्षा जल में संचय में सहायक हैं। तो इसका जो है कि पहली बात तो वो बहुत कठोर चट्टानें हैं, वहाँ पर तोड़ नहीं पाते हैं, और दूसरी बात तो उन लोगों ने अपने अपने जो बनाए रहते हैं उसका उपयोग करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो वो है बीटी कपास। सीढ़ीदार खेती की जाती है कहाँ? पहाड़ी ढलानों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, हो सकती है। रबड़ एक भूमध्य सागरीय प्रदेश नहीं, रबड़ साउथ ईस्ट एशिया का पौधा है, बी ऑप्शन।
भारत विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और कह रहा है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका डी भी है। अरे यार, इस सवाल को मुझे फिर से देखना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर मुझे गलत दिख रहा है। चलो 5 मिनट और पढ़ते हैं। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो आदर्श रूप से बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए, ये बात सही है। बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए, ये बात भी सही है। घटक फसलों के लिए चरम पोषकता की मांग समय पर एक समय एक नहीं होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो जाए तो हम एक ही से काम चला लेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। हैं, ये सही है। एक नहीं होगा तो अलग अलग दे सकते हैं। घटक फसलों की परिपक्वता कम से कम 120 दिनों का अंतर होना चाहिए, किस बात के लिए होना चाहिए? इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है? धान है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी जो है एक साथ उगाए जा सकते हैं, तो इसलिए अलफदीज होगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा है? असम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्र को अलग करती है। शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक है? नहीं, अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक नहीं है। कह रहा है कि हैवी रेनफॉल विंटर में नहीं, वो पियरा जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ऑप्शन एक ही सही है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में ही सीमित है? तो वो है कॉफ़ी। भारत निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसका विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो वो है दालों का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक जो है कि अभी तो हम ही हैं, उत्तर प्रदेश वाले ही हैं। भारतीय कृषि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? सहकारी खेती, यस ये है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं। साख की सुविधा का प्रावधान, ये भी नहीं है। सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये भी नहीं है। सरकारी जो है कि कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो वो है सहकारी खेती का प्रावधान। भारत में तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में लगभग आधे की भागीदारी करती है? तो वो है, कह रहा है कि फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन में लगभग आधे की भागीदारी करती है। तो अलसी, सरसों, शीशम में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? मूंगफली की है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, जबकि सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान प्रथम स्थान पर है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। भारत में कृषि निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है सब्सिस्टेंस कृषि, जिसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, क्योंकि यही हमारे पास ज़मीन लोगों के पास कम है, तो इसीलिए यही खेती करते हैं। मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से है? तो मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो ये है शुगर केन। वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को ही खरीफ की फसल कहते हैं।
अब सिंचाई में देखते हैं गोल्स और कुल्स जैसी, तो ये हो गया अभी तक हमें एग्रीकल्चर हो गया। अब सिंचाई में देखते हैं गोल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका जल संसाधन के लिए कहाँ बनाई गई थी, तो ये है पश्चिमी हिमालय में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी है। भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है, तो वो मेघालय में है। पूर्वोत्तर भारत राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित विधि है। बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और झरने का पानी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है, तो सबको पता है त्रिवेणी नहर है। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी की निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में जल भराव, मृदा की लवणता और इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है और इसे पौधों की जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। यानी सब का सब इसका सही दिख रहा है। भारत सिंचित क्षेत्रों की भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो सिंचित क्षेत्रों में अति सिंचाई ही मुख्य निम्नीकरण का मुख्य कारण है। उत्पादक सिंचाई के क्या उद्देश्य है, तो फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। पशुपालन, लद्दाख के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम बताइए, तो उसको बोलते हैं कि भरायल बोलते हैं, ये तो मैं बता देता। और हमें लगता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी समय इन लोगों की आंखें फूट रही थी कुछ लोगों की। भारत में खनिज उद्योग, वो रेड होल माइनिंग उधर है, चेरापूंजी के इलाके में है, वो कोयला वगैरह खानते हैं सब। भारत में कौन सा राज्य सेलखड़ी टाक पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है, तो वो है राजस्थान। भारत में कोयले के विशाल भंडार, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। उसके कथनों पर विचार कीजिए, क्यों, कौन से कारण इसके सही हैं। तो भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देसी भंडार को बचाया जाए। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त नियमित कोयला नहीं मिलना, ये बात सही है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो कोयला है ना, वो कोयला दोयम दर्जे का अधिकांश कोयला है। इस्पात संयंत्रों को किए जाने वाले वर्किंग कोयले की भारत में कमी है, ये बात भी सही है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं रहने दें। यहाँ खनिज तक हम लोग रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग जो है कि बाद में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।